पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फोन करिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तरीका और फोन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। अपने सवाल आप हमें फेसबुक करिए, इंस्टाग्राम पर भेजिए और ट्विटर भी कर सकते हैं अपने सवालों को। तो चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीकों की, और कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बाजार में जोश बढ़ा हुआ है। लगातार ग्लोबल मार्केट से जो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, बाजार में उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। कोई नेगेटिव खबर नहीं है इस बीच, और जो अच्छी खबरें डेवलप हो रही हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट में अच्छा सुधार है, और सभी के सभी सेक्टरल इंडेक्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। चौतरफा खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। आज वापस से नया शिखर बना, तो रिकॉर्ड लेवल्स के ही मौके हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में। निफ्टी में अब करीब 150 अंकों की बढ़त है और पहली बार 21,300 के पार निकला। तो रिकॉर्ड लेवल्स लगातार बन रहे हैं बाजार पे। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी और सेंसेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और आज भी इस तेजी को कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग शेयर्स। ऑफ कोर्स इन्फोसिस में 4% की मजबूती, एचसीएल टेक 3% ऊपर, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस और हिंडाल्को में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कमजोरी आज कुछ चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में है और इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ में 2% की वीकनेस है, एसबीआई लाइफ भी नीचे है और नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने हम देख रहे हैं कि हैवी वेट जो काउंटर्स हैं, मेटल, आईटी, बैंक्स, यहाँ पर शानदार तेजी बनी हुई है। मार्केट ब्रेड्थ भी शानदार है। हर एक गिरने वाले शेयर्स के सामने हम देख रहे हैं कि दो स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो एफएमसीजी और रियल्टी को छोड़ दे, चुनिंदा स्टॉक्स वहां पर दबाव में हैं। सभी के सभी सेक्टरल इंडेक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी आईटी देखिए 3% ये इंडेक्स ऊपर कारोबार कर रहा है। मेटल इंडेक्स में भी करीब करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी आईटी भी देखेंगे तो इस वक्त अपने ऊपरी स्तर पर, उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। चलिए, मार्केट में तो अच्छी बाइंग यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है, और ऐसे में खरीदारी कहाँ पर करें, कहाँ पर नजर रखें, ये एक बार समझ लेते हैं। दोनों एक्सपर्ट को शामिल करने का समय है। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं और विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, बाजार पर राय दीजिए। तेजी लगातार बन रही है, रिकॉर्ड लेवल्स हम एक के बाद एक देख रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए मार्केट में? जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है, क्या अभी उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए? और गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बाजार के निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली हमें जो एक बुलिश रन अप देखने को मिला है वो काफी यहाँ पे अच्छा बना हुआ है। ओवरऑल ऑप्शन डेटा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि हम ऑल टाइम हाइस की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें आगे की जो रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है वो ऑप्शन डेटा की सहायता से काफी क्लियर होता है। ऑप्शंस में हमें देखने को मिल रहा है कि पुट ऑप्शंस में यहाँ पे काफी राइटिंग हो रही है, तो बुलिश साइड का जो माहौल है वो बना रहेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ की जो रेंज अब ओपन होती हुई दिख रही है, तो 22,000 तक की रेंज यहाँ पे ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंगली ओपन होती हुई दिख रही है। 21,350 को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे एक और तेजी का जो माहौल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र से हमें आज ज्यादा यहाँ पे एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। बैंकिंग आज थोड़ा सा नीचे की तरफ चल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम स्पेसिफिकली लेवल की बात करते हैं तो इसका जो सपोर्ट लेवल है 47,500 का बनता है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे, बैंकिंग को यहाँ पे अवॉइड करा जाए। बट आईटी में जो आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी यहाँ पे काफी अच्छी एक बाइंग पावर देखने को मिल रही है। एम्फेसिस है, बिरला सॉफ्ट है, ये जो स्टॉक्स है इन पे खास करके नजर रखनी चाहिए।
ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक आपको रणनीति बताई है अभी ध्वनि ने। चलिए आगे कुछ और भी सेक्टर और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम बाजार में एक्शन देख रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में भी वो एक्शन बना हुआ है और साल खत्म होते होते काफी सारे इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहे हैं, जिसके बारे में भी हम आपको जानकारी बराबर दे रहे हैं। और इस बीच एक और आईपीओ की बात करेंगे और उसके लिए हम रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का आईपीओ कॉर्नर। और आईपीओ कॉर्नर में हम आज बात करेंगे सूरज एस्टेट्स के आईपीओ के बारे में। 18 दिसंबर से ये आईपीओ खुलेगा। आईपीओ की थोड़ी और भी जानकारी आपको दें तो 18 से 20 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू प्राइस 340 से 360 के बीच का है और जो इशू साइज है वो 400 करोड़ का है। बिजनेस को और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, राहुल राजन जेसु थॉमस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थैंक यू। आपसे आपका बिजनेस मॉडल पहले तो हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए आपकी डिपेंडेंसी है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि अमूमन इस तरह का केस हम देखते नहीं हैं रियल एस्टेट स्पेस में। तो अपने बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। यस, थैंक यू। तो हमारा एक्चुअली बिजनेस मॉडल ये है कि मुंबई में वेकेंट लैंड्स नहीं मिलता है, तो हम लोग दो फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट करते हैं। एक 33/7 जो स्ट्रक्चर्स 1960 के पहले है उनको हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं टेनेंट्स को, तो वो 33/7 में आता है। सेकंड फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो 33/7B है, जो मोर कॉमन है, जो हम लोग सोसाइटी रीडेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट हमारा स्पेशलिटी है। 1986 से लेके आज तक हम लोग ने 42 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। आज के डेट में हमारा 13 साइट चालू है और हमारे बुक्स में और 16 प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लैंड लिए हुए हैं, उसका हम लोग का किटी ऑलरेडी 4-5 साल का किटी ऑलरेडी रेडी है और हम लोग उसके हिसाब से हम लोग आगे ये आईपीओ के प्रोसीड्स के हिसाब से हम लोग आगे पुशअप करेंगे। ये बताइए, एसेट लाइट मॉडल को लेकर आपकी क्या योजना है? किस तरह से पूरा रीडेवलपमेंट लैंड स्पेस में आप आगे बढ़ेंगे? जैसे मैंने बोला कि हम लोग 33/7 रीडेवलपमेंट जो है, सोसाइटी रीडेवलपमेंट 33/7B के अनुसार हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग को लैंड कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। तो हम लोग को बस सोसाइटी मेंबर्स से टाई अप करना पड़ता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के थ्रू। उनका अप्रूवल लेने के बाद अप्रूवल कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालना पड़ता है। तो गोइंग फॉरवर्ड वो एसेट लाइट मॉडल हमारा स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड का रहेगा। वी विल नॉट इन्वेस्ट इन कमिंग लैंड्स, सो दैट्स व्हाई द स्ट्रैटेजी इज अपकमिंग। FY24 के सब प्री सेल्स टारगेट्स के बारे में कुछ बताएंगे और उसके आगे भी क्या योजना है आपकी प्री बिक्री टारगेट को लेकर? मैडम, FY23 का बोल सकता हूँ कि 635 करोड़ हम लोग ने प्री सेल्स टारगेट किया था और हम लोग ने अचीव भी किया है। इस साल भी अच्छा लग रहा है। अपना पैट नंबर्स भी अच्छे जून के, विच इज़ ऑलरेडी पब्लिश इन द RHP। सो हमारा टारगेट 100% रहेगा कि जो हम लोग ने ट्रेंड लास्ट टाइम किया था फ्रॉम लास्ट ईयर, उससे हम लोग बेटर ट्राई करेंगे अचीव करना। प्रोजेक्ट पाइपलाइन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? फिलहाल कौन कौन से ऑलमोस्ट अंतिम चरण में हैं और कौन कौन से नए हैं? वी हैव 16 साइट्स, तो हमारे पास 16 साइट्स है, बैंड्रा से लेके प्रभा देवी तक। ऑलरेडी ये 16 साइट्स में ऑलमोस्ट 80% जो साइट है वो IOD रेडी है। अच्छा। तो हम लोग ने कंसेंट ले लिया टेनेंट्स का, IOD भी ले लिया, बस अपने को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पैसा डालना है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। इशू का प्रोसीड्स के हिसाब से हम लोग को इक्विटी जो बेस आ रहा है, हम लोग को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को हेस्टन करने के लिए हम लोग यूज करने चाहते हैं। कोई किसी भी तरह के एक्सपेंशन या ग्रोथ टारगेट्स आपने अपने लिए अभी आके हुए हैं फिलहाल? स्ट्रैटेजी एक ही है कि हमारे पास जो लैंड्स है वो 4-5 साल का ऑलरेडी पाइपलाइन बना हुआ है। वो स्ट्रैटेजी हम लोग को लो हैंगिंग फ्रूट्स पहला वो लेना है। उसके बाद सोसाइटी और 33/7 जो है बहुत प्रपोजल आते हैं। एज एंड व्हेन अपना पाइपलाइन ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है, हम लोग डेफिनेटली टाई अप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया आपने समय निकाला और हमसे बात की। आपके सिलसिले को शुरू करेंगे क्विकली। उज्जैन से हमारे साथ गिरिधारी लाल त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, ये यश बैंक के 900 जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना सर। हाँ, यश बैंक के 900 शेयर मैंने 20 रुपए 45 पैसे के रेट से खरीद रखे हैं। ठीक है, हेलो, तो समय देना चाह रहे हैं आप इसको यस बैंक को?
हाँ, यस बैंक को करीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं यस बैंक, क्योंकि आपने हाँ, थोड़ा ज्यादा ऊपरी कोई स्तर पर फायदा ही है लिया नहीं था अपना अभी और तो। वहां से ज्यादा तेजी फिलहाल यस बैंक में हमने। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए आपको सलाह दिलवा देते हैं। विवेक, क्या सलाह होगी आपकी? यस बैंक पर इन्होंने 20 रुपए पर एंट्री ली है, 4-5 महीने से होल्ड कर रहे हैं। आगे के लिए क्या टारगेट्स आप देखेंगे यस बैंक में? पूजा, सुप्रभात सभी को। देखिए, एज ए डिस्क्लोजर यस बैंक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन मुझे स्टॉक से कुछ नहीं है, तो मैं भी बस इसी इंतजार में हूँ कि इससे कब बाहर निकलना, मतलब निकलने का चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आज जो यस बैंक का इक्विटी है, सारे प्राइवेट बैंक्स अच्छे कर रहे हैं तो पूरा बाजार अच्छा कर रहा है, उसके कारण यस बैंक भी 21-22 रुपए चला गया है। लेकिन आप यस बैंक का इक्विटी देखो तो इतना बड़ा इक्विटी है आज के दिन, और खाली 22 रुपए में ये करीबन 62,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके चलती है। मतलब ये हो गया कि लोग सोचते हैं कि ये 100 रुपया भी जाएगा। काफी लोगों से सुनता हूँ जो यहाँ से करीबन 5 गुना है। अगर अगर वो अनुमान सही हो तो मतलब 5 गुना यहाँ से करीबन आपको 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप चाहिए, जो ऐसे होगा कि मतलब आधा आईसीआईसीआई या आधा एचडीएफसी बैंक के बराबर हो जाएगा इस बैंक। तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है स्टॉक से। इसमें से आप धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जाता है आपको निकलना ही चाहिए। और मैंने जैसे कहा, मेरे पास भी है, ये गलती मैंने भी की थी लेने की, लेकिन कोई खास उम्मीद नहीं है स्टॉक से, तो ये तो एक सेल ही रहेगा ऑन राइस। आगे बढ़ते हैं और पंजाब से संजीव कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, यूटीआई एएमसी पे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार संजीव कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। सर बताइए, यूटीआई एएमसी आपने किस भाव पे खरीदा है? मैडम, मैंने 30-35 रुपए 34-35 रुपए में खरीदा था 1994-95 में। मुबारकबाद सर आपको, बहुत खुश हैं आप। तो आपको मुनाफे की जो कमाई हो रही है, जो बाहर लगी है आपके पोर्टफोलियो में। हाँ जी, 90। बताइए सर, अभी तो मुनाफा आपने बांधने का मन नहीं बनाया। 300 शेयर खरीदे थे मैंने। पीसीआर इनकी आवाज ऊपर कीजिएगा संजीव कुमार जी की, आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है। संजीव जी बताइएगा एक बार फिर से। मैडम, मैंने 300 शेयर खरीदे थे, उसके ऊपर बोनस और डाल के ये 957 बन गए थे। ओके, तो ये अब ये कहते 227 रुपए है इनका रेट। ओके ध्वनि, अगर आपको इनका सवाल समझ में आया है तो आप इनका जवाब दीजिएगा, मैं सुन नहीं पा रही हूँ इनका सवाल ठीक से। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे भी इनका सवाल ज्यादा क्लियरली सुनाई नहीं दिया है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक टेक्निकल राय दे देती हूँ स्टॉक को लेके। ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली इन्होंने जो 95 से होल्ड करके रखा है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इनको सिर्फ यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो दिस इज द राइट टाइम कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर ये लंबी अवधि के साथ इसको और फर्दर होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। स्टॉक का 860 का ब्रेकआउट लेवल है, जहां पे 860 से लेके 880 तक का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद इनको वापस इसके अंदर एक और तेजी देखने को मिलेगी। तो मैंने अपनी तरफ से दोनों ही व्यूज बता दिए हैं, क्योंकि इनका सवाल नहीं अच्छे से सुनाई था। तो या आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अपने जो कैपिटल है उसको लूज करना है तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 880 के बाद आपको फर्दर रन अप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। और हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने 1995 34 रुपये, देखना होगा ये कब की खरीद है, लेकिन ये सलाह आपको दे दी गई है यूटीआई पर। चलिए, एक फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। ध्वनि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।